नमस्कार, दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जहां पहली बड़ी खबर हिंदी सिनेमा से जुड़ी है। बता दें कि डिस्को किंग मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी सरकार कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर वेतन रोक सकती है। और तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बताएंगे, जहां आचार संहिता लागू होने से पहले लाडली बहना योजना की राशि देने अन्य विभागों की धनराशि में कटौती कर दी। और चौथी बड़ी खबर हरियाणा से आपको बताएंगे, जहां विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और पांचवी खबर बिहार से है, जहां बाढ़ का संकट अब गहराने लगा है। तो ये 5 खबरें आपको बताएंगे। और चलिए पहली खबर का रुख करेंगे, जहां हिंदी सिनेमा जगत में मिथुन चक्रवर्ती का अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। एक्टिंग करियर की शुरुआत में उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। आज वो भले ही फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में कभी कभार नजर आ जाते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में उनका भी एक जमाना था। उनके नाम का सिक्का चलता था। उन्होंने अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत मरकया से की थी और ऐसे में अब सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्टर का नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। यह अवार्ड लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को उनके इंडियन सिनेमा में आइकॉनिक योगदान देने के लिए दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिलने वाला है। अगर उनके करियर की बात करें तो कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और कैसा उनका फिल्मी करियर रहा है? जी हाँ वैष्णवी, जिस तरह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अक्टूबर को होने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में ऐलान किया है कि मिथुन चक्रवर्ती, जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहेब वेलफेयर का अवार्ड दिया जाएगा, उसको लेकर जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती का लंबा कैरियर जिस तरह फिल्म जगत में रहा है, 48 साल उन्होंने जिस तरह फिल्म जगत को दिए हैं, उसको देखते हुए आज जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब का अवार्ड दिया जा रहा है, उसको मिथुन चक्रवर्ती के कई हिट फिल्में जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने दी हैं, खास करके बात करें तो डिस्को डांसर फिल्म को लेकर, डिस्को डांसर जो फिल्म है वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी कई भाषाओं में सक्सेस फिल्म रही है। उसको देखते हुए इसके अलावा अन्य फिल्में जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने दी, मैं आपको बता दूं इसी वर्ष मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती का 48 साल का जो फिल्म कैरियर रहा है, उसको देखते हुए अब केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह ऐलान किया है 8 अक्टूबर को होने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं दादा साहेब जो अवार्ड है, ये इससे पहले फिल्म अभिनेत्री जो है उनको दिया गया था, इससे पहले रजनीकांत को दिया गया था और इससे पहले कई अभिनेताओं को ये दिया गया है। और अब जो है मिथुन चक्रवर्ती को उससे सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से बात करें तो काफी सफल करियर 48 साल से उनका फिल्मी जगत में रहा है। ऐसे में अगर फिल्मों की बात की जाए तो अब तक उन्होंने कितनी फिल्में बनाई है, कितनी फिल्मों में काम किया है? क्योंकि अब वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल करते हुए नजर आते हैं और ज्यादा फिल्मों में दिखाई नहीं देते हैं। तो पिछले कई वर्ष से जो है सपोर्टिंग रोल में वो नजर आ रहे हैं। और मेन अभिनेता जो मुख्य अभिनेता के रूप में अगर बात करें तो उन्होंने लगभग 200-250 फिल्में करीब ज्यादा पार की है और काफी लंबा कैरियर उनका रहा है। फिल्मों की बात करें तो काफी हद तक उनकी जो फिल्में हैं वो सक्सेसफुल रही है। फिल्म जगत का काफी नाम रोशन किया है, देश में ही नहीं विदेशों में भी जो है उनके कैरियर को सराहा गया है, जिसको देखते हुए अब उनको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, अब ये पुरस्कार की अवार्ड उनको मिलने जा रहा है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी कड़े दिशा निर्देशों के बाद भी राज्य सरकार के 52,000 कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इन कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था, लेकिन अब सोमवार तक अगर ये कर्मचारी ब्यौरा नहीं देते हैं
तो उन्हें सितंबर महीने का वेतन नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के 52,000 कर्मचारियों के वेतन पर संकट आ चुका है। अब जब ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे देंगे तब तक उन्हें सितंबर महीने का वेतन नहीं मिलेगा। राज्य में अभी मौजूदा वक्त में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 8,36,571 है। इन सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना था। हालांकि अगर नियमों के तहत देखें तो इन राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक ही देना था, लेकिन ये कर्मचारी विभाग के तमाम निर्देशों की अनदेखी करते रहे और इन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, जो कर्मचारी है राज्य के, उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि वेतन में से उनका जो संपत्ति का ब्यौरा है वो काटा जाएगा। तो क्या कुछ जानकारी, अब तक कितने राज्य के कर्मचारी हैं जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, उसमें ढिलाई बरती गई थी। इनको 30 सितंबर तक की समय मिला था कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है वो संपत्ति का ब्यौरा दे दें, जिसको लेकर आज आखिरी दिन है। और आज आखिरी दिन भी कई ऐसे कर्मचारी हैं, लगभग 52,000 कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इनको पर गाज गिरने वाली है। सरकार का ये अल्टीमेटम जो आज आखिरी डेट का था वो आज पूरा हो जाएगा। शाम 5 बजे तक लगभग ये जो कार्य है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जिन अधिकारियों ने अब तक नहीं दिया, चाहे वो किसी विभाग के हो, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी और सितंबर तक का उनका जो वेतन है उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान है कि उन्होंने कहा कि 99% पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने अपने वेतन का ब्यौरा दे दिया है। जो निलंबित है उन्होंने अभी तक नहीं दिया, वो भी आज अपना जहां तक है ब्यौरा अपनी संपत्ति का दे देंगे। जी बिल्कुल समीर, जिस तरीके से अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था, लेकिन अब तक भी कुछ राज्य के कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए और जो डेट बढ़ाई गई थी अब उसकी आज अंतिम तिथि है। ऐसे में अगर बात करें तो 8 लाख से अधिक जो राज्य के कर्मचारी है वो है, उनमें से कितने कर्मचारी है जो अब तक संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं? जी, आप बता रहे पूर्व में जिस तरीके से कई कर्मचारियों ने ये बात कही थी कि छुट्टी के चलते और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के चलते वो उनकी ड्यूटी इधर से उधर हुई, जिसमें वो अपना ब्यौरा संपत्ति का नहीं दे पाए थे, जिससे शासन ने उनको समय बढ़ा दिया था और 30 सितंबर तक की समय कर दिया था, जिसकी आज आखिरी डेट है। तो कहीं ना कहीं जिन कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, तो ये गाज कहीं ना कहीं उनसे आज गिरने वाली है। उससे सितंबर की 30 तारीख है और आज और उनका इस जो महीने का वेतन है वो कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है कर दी जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद, क्योंकि संपत्ति का ब्यौरा देने में कहीं ना कहीं हीला हवाली भी हो रही है कहीं इसी चलते। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये संपत्ति ब्यौरा आज ये पूरी तरीके से दे पाते, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी तरीके से माना चुनौती भी है जो कर्मचारी नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी जो संपत्ति है, चल है कि अचल है, उसका ब्यौरा वो कैसे दें और कैसे ना दें, तो उसी में असमंजस में वो फंसे हुए हैं, जिसके चलते 52,000 जो लगभग कर्मचारी हैं वो उनमें से ये माना जा रहा है कि आधे शाम तक अपना संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे, लेकिन जो अब तक नहीं दे पाए तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होना सुनिश्चित है। जी बिल्कुल समीर, अब कार्रवाई भी हो सकती है और इसके साथ ही राज्य के जो कर्मचारी है उनका वेतन भी रुक सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले लाडली बहन योजना की अधिकतम लाभ राशि देने के लिए अन्य विभागों की धनराशि में कटौती कर दी है। राज्य में किसानों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि उन्हें फसल बीमा का पिछले साल का पैसा मिले। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत बीमा कवर लेने वालों को अगले महीने 814 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इसलिए प्रदेश के किसानों की दीपावली मीठी होने वाली है। चूंकि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसलिए कई किसान योजनाओं सहित विकास परियोजनाओं को धन की कमी महसूस कर रहे हैं। फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिलने पर जब काफी आलोचना हो रही है, तो राज्य सरकार ने किसानों को तुरंत 814 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, एक तरफ महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है क्योंकि आगामी समय में महाराष्ट्र मुंबई में चुनाव होने वाले हैं, तो एक तोहफा भी कह सकते हैं और सियासत भी कह सकते हैं। जी वैष्णवी, बिल्कुल आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की तीसरे और चौथे चरण की किस्त
जल्द ही बांटी जाएगी। इस का यह भी कहा जाता है कि किस्तों के लाभार्थियों के हाथ के एक साथ जमा किए जाएंगे। इसलिए मुंबई समेत राज्य के सभी लाभार्थी जो ध्यान दे रहे हैं। आखिरकार रविवार को तीसरे चरण की किस्तों की वितरण जो है शुरू कर दी गई है। अपनी बहनों को पैसे भी ट्रांसफर कर दिए गए। इस प्रक्रिया को स्तर पर चल रही है और महीने के अंत में पात्र बहनों को भी लाभ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री लाड़की बहना की कई हजारों करोड़ों रुपए की जाएगी। इसके कई किसान योजनाओं के सहित विकास परियोजनाओं के धन की कमी महसूस हो रही थी और विपक्ष भी कह रहा था कि अभी ये जो किसानों का जो पैसा है उनको जो हो डाइवर्ट करके महिलाओं को दिया जा रहा है और बार बार यही कहना चाहते थे कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके भी अगर पेमेंट भी मिलने की आशंका कम है, क्योंकि सरकारी तिजोरी का जो है वो पैसा नहीं है। इससे चलते जो है अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो है किसानों को तुरंत 814 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला किया है। शीर्ष सूत्रों को बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में जो ये फंड वितरण ऑनलाइन सिस्टम से किया जाएगा। मगर आज की जो बैठक में है वो मराठी मुद्दा और दूसरी जगह पे जो अन्य जो सुविधा है और अन्य भी इसका फैसला लिया गया है। मगर इस तौर पे अभी महाराष्ट्र सरकार जो है अभी क्या अहम बिल्कुल संदीप, जो महिला है उनको साधने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अगर बात की जाए तो दूसरे विभाग जो है उनकी जो धनराशि है उसमें कटौती की गई है। तो एक तरफ महिलाओं को साधने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ आलोचना भी देखने को मिल रही है और विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। जी बिल्कुल, आगामी चुनाव को नजर देखते हुए इन्होंने सरकार ने जो है बहनों लाडली बहना के तहत जो है पैसे बांटने का काम कर रही है और दूसरी तरफ जो है किसान जो है और जिनकी जमीनें ली गई है उनके भी पैसे जो है वो लाडली बहन के हिस्से में बटोर दिए हैं। और जो किसान है किसान को प्रश्न भी है और इसके चलते जो है विधानसभा को चुनाव ध्यान रखते हुए इस तहत जो है बीमा कवर लेने वाले जो किसान है वो अगले महीने को 814 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। ऐसे बिल्कुल संदीप, ये एक तोहफा भी आज महिलाओं को दिया गया है और साधने की भी कोशिश की गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हालांकि बागी नेता जरूर कांग्रेस और भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आलम यह है कि जिन सीटों पर पहले मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच था, वहां पर बाकी निर्दलीय उम्मीदवार परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक सीटों पर कांटे का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो रहा है और जिससे दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं। अंबाला, कैंट, पुंडरी, पानीपत सीट और लाडवा, कन्नौर सीट, असंध सीट, ये 8 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां बागियों की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो चला है। लाडवा से भाजपा के टिकट के दावेदार संदीप गर्ग निर्दलीय मैदान में है। यहां से भाजपा से सीएम नायब सिंह सैनी मैदान में है। तमाम कोशिशों के बावजूद संदीप गर्ग पीछे नहीं हट रहे और मजबूती के साथ प्रचार कर रहे हैं। खासकर वे वैश्य समाज में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। मंडी में अच्छी पकड़ होने के चलते उनके साथ अन्य वर्ग के मतदाताओं को भी आने की संभावना है। जैसे जैसे गर्ग प्रचार को धार दे रहे हैं, यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने के असर बन रहे हैं। इसका खतरा नायब सैनी और कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से आधी दर्जन से ज्यादा सीटों पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो रहा है, ऐसे में क्या मुश्किलें बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ सकती है? की बात की जाए तो कांग्रेस में पहले जींद विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से जो युवा चेहरा है प्रदीप गिल वो टिकट की दौड़ में था, लेकिन जैसे ही यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने महावीर गुप्ता को टिकट दी तो उन्होंने बागी का जो रूप इख्तियार कर लिया और यहाँ से निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक दी है। वहीं भाजपा से कृष्ण मिड्डा को यहाँ से प्रत्याशी फिर से बनाया गया है और इसी कड़ी में प्रदीप गिल जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कांग्रेस और भाजपा के लिए दोनों के लिए गले की फांस बना हुआ है और दिन प्रतिदिन प्रदीप गिल को एक अलग से जन समूह का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल संजय, जिस तरीके से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार जताए जा रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, क्योंकि बड़े नेता तो पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए? जी, आज जींद में मुख्यमंत्री नायब सैनी और जो सिंगर है हरियाणवी जो है रोहतकिया है, वो अपने यहाँ प्रचार के लिए आए हुए हैं, जिसको अमित सैनी रोहतक के नाम से जाना जाता है। पूरे प्रचार के लिए जींद आए हुए हैं और ये वोट बैंक को साधने के लिए जो पार्टियां जो तरीके अपना रही हैं वो अलग रूप है। जैसे कि 2 दिन पहले ही जींद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, और अनेक लोगों द्वारा, कलाकारों द्वारा प्रत्याशियों के समर्थन की वोट के अपील के लिए उनको बुलाया जा रहा है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार में बाढ़ का संकट अब गहराने लगा है। उत्तर बिहार के 20 जिलों में बाढ़ से तबाही का खतरा बढ़ा है। नेपाल में हुई जोरदार बारिश से गंडक और कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी आया और शनिवार को हालात पूरी तरह से गंभीर रहे। गंडक और कोसी बराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया। रविवार सुबह 5 बजे कोसी बराज से 6.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जो 1968 के बाद से सबसे अधिक डिस्चार्ज है। वहीं कोसी के डिस्चार्ज में तो लगातार कमी आ रही है, लेकिन पानी कोसी सीमांचल के जिलों में घुस गया है। तटबंध के अंदर बसे लोगों में त्राहिमाम की स्थिति है। अब तबाही का मंजर धीरे धीरे तेज होने लगा है। बाढ़ की तबाही का संकेत मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमों को प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। सबसे अधिक सुपौल में 4 और फिर सहरसा में 3 टीमें भेजी गई है। तो बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कैसी स्थिति बाढ़ से बिहार में देखने को मिल रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बहुत जगह पर, बहुत इलाकों में पानी भर चुका है। ऐसे में क्या समस्याएं लोगों को हो रही है? बड़ी बात है कि जिस तरह से 56 फाटक खोला गया, ये सबसे बड़ी, मैं थोड़ा सा मैं पीछे बताता हूँ। 1968 में ये तमाम फाटकें खोली गई थी। उस समय 9 लाख इस पानी का छोड़ा गया था और इसके बाद इतने दिनों के बाद इस तरह से पहली बार 56 फाटक को पानी से जो था वो छोड़ा गया। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मात्रा में पानी का बहाव होना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी विकट परिस्थिति थी। हालांकि प्रशासन ने 1 दिन पूर्व पहले तमाम माइकिंग कराई गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन गांवों में माइकिंग नहीं हो सकी थी जहां जो एकदम दूर दराज में कहीं किसी की व्यवस्था नहीं थी और वहां पानी घुस गया था। इन बातों में सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड लेवल में जो ग्रामीण क्षेत्र का निचला स्तर जो होता है ना, वहां सड़क बढ़िया से पहुंच पाई है। अभी भी उन जगह में माइकिंग नहीं हो सकी, उन जगह की हालत बेकाबू हो गई थी। लेकिन हालांकि वहां का जिला प्रशासन ने बाद में फिर जो है उसको अपने स्तर से ओवरटेक करके सारी व्यवस्था कराई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस तरह से 20 जिलों में आई बाढ़ से दर्जनों की, सैकड़ों लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। पानी के लिए तरस रहे थे, क्योंकि पूरे क्षेत्र जलमग्न था। पानी, खाना पीना, सारी की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी। हालांकि प्रशासन ने पैकेट की व्यवस्था कराई थी, उपलब्ध कराई थी। वहीं सामाजिक संस्था की ओर से भी इस तरह की व्यवस्था कराई गई थी ताकि किसी प्रकार का पीड़ित परिवार को परेशानी न हो सके। लेकिन आपदा होती है, इसे कहा नहीं जा सकता। आपदा के समय में हर स्थिति से मुकाबला करने में प्रशासन तो फेल रहता ही है, नहीं, नो डाउट, इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तरह से सामाजिक संस्थान, वहां के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से अपना कमर कस के लोगों के सामने गए और उन्हें बाहर ऊंचे स्थान पर से, जो पानी में डूबा हुआ था, लोग पीड़ित परिवार था, उन लोगों को बाहर ऊपर ऊंचे स्तर पर लाया गया। सबसे बड़ी बात है, पशु जो बोल नहीं पाता है, वो मवेशियों की स्थिति तो और खराब हो गई थी, क्योंकि कई दर्जनों मवेशी बह गए और ये स्थिति थी कि कहाँ चले गए मवेशी, बकरी, छोटी बकरियां, माने जो भी जानवरों का जो बोल नहीं सकती है, वो जब पशु जो है, पशु बेचारे की तरह रह गए और बह गए। बिल्कुल धर्मेंद्र, बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है बिहार में, और हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात है और रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है ताकि कोई परेशानी ना हो। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।